नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और मैं हूं उल्फत आरा। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में कई अहम पैनल कायम हैं, जिसमें मजहब और सकाफ़त पैनल भी शामिल है। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में मजहब और सकाफ़त पैनल की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तिज़ा करीम के अलावा मजहब और सकाफ़त से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है। उर्दू ज़बान में ऐसी किताबों की इशाअत की ज़रूरत महसूस की जा रही है जिसके ज़रिए मुल्क की सकाफ़तों और मज़ाहिब को समझा जा सके। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में मजहब और सकाफ़त पैनल की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तिज़ा करीम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये मजहब और सकाफ़त पैनल इन मानों में मुनफरिद और अहमियत का हामिल है कि इसके तहत मज़ाहिब और सकाफ़त के ताल्लुक़ से काउंसिल ऐसी किताबों और तराजिम को मंजर आम पर ला सके जिससे बैन मज़ाहिब मकालमे की बेहतर सूरत निकल कर आए। आज जो मीटिंग थी रिलीजन एंड कल्चरल पैनल की मीटिंग, वो अगरचे हमारी कोशिश होती है कि एक पैनल साल में 2 बार मिल ले, लेकिन इसमें थोड़ी सी ताख़िर हो गई। 7-8 महीने बल्कि 9 महीने शायद गुजर गए। लेकिन जो मीटिंग हुई ये बहुत ही सूदमंद साबित हुई, चूँकि कई जो प्रपोज़ल्स थे हमारे पहले की जो किताबें थीं पाइपलाइन में, उनके बारे में ये ज़िक्र आया। जैसे यही अंजुम साहब की किताब थी तसव्वुफ़ के हवाले से, और एक आध और प्रोजेक्ट था जो शकील साहब का था। तो ये किताबें अब पाइपलाइन में हैं, बल्कि 2-3 किताबें ऐसी हैं जो बाज़ाब्ता प्रेस अब जा रही हैं, प्रोडक्शन में है। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, और लोग जो मेंबर हैं हमारे, उनको भी इत्मीनान है कि साहब ये पैनल जो है बेहतर काम कर रहा है। कुछ नए प्रपोज़ल्स भी इस मीटिंग में आए हैं। चूँकि रिलीजन और कल्चर पैनल का मतलब ये होता है कि इसमें और दूसरे जो मज़ाहिब हैं, इन मज़ाहिब के हवाले से भी जो किताबें हिंदी में या अंग्रेज़ी में मौजूद हैं, उन किताबों की भी इशाअत होनी चाहिए, जो कौमी काउंसिल का मैंडेट है कि हम उसको तर्जुमा करें उर्दू में और उसको शाया करें। चूँकि ये ज़माना है, तकाज़ा यही है वक्त का कि आप आवाम के अंदर दूसरे मज़ाहिब के हवाले से भी मालूमात फ़राहम करें, ताकि अवाम और कारी किसी सही नतीजे पर पहुँचे। जैन मज़हब है, बुद्ध मज़हब है, इस्लाम मज़हब है, हिंदू मज़हब है, तो इन तमाम मज़ाहिब के हवाले से किताबें शाया होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ़ तसव्वुफ़ की बात करें या इस्लाम मज़हब पे किताब छापे। नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब जो दुनिया में हैं और बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में हैं, उनके मानने वाले मौजूद हैं। तो उनके ताल्लुक़ से भी रिलीजन एंड कल्चर पैनल को चाहिए कि किताबें शाया करे। तो ज़ीनत शौकत साहबा जो बॉम्बे से हैं और तसव्वुफ़ पे उनका बहुत काम है, उन्होंने भी कई मशवरे दिए और कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हमारे सामने आए हैं, जो ज़ाहिर सी बात है कि अब काम शुरू होगा। जब अलॉट करेंगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में किताबें जब तर्जुमा होकर सामने आएंगी, तो अगली मीटिंग हम लोग इसकी जल्द रख रहे हैं, और मेरा 3-4 महीने के बाद रखेंगे, तो उसमें और बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे और मुख्तलिफ़ पैनल हैं कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के, बिल्कुल उसी नौइयत से ये पैनल भी अपना काम जो है ईमानदारी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ और पूरी अदबी दयानतदारी के साथ ये काम कर रहा है पैनल, और आइंदा भी करता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इस पैनल मीटिंग में मजहब और सकाफत से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। मीटिंग में कई तजावीज़ ज़ेर गौर आईं,
जिन पर तबादला ख्याल किया गया। ये जो पैनल है ये रिलीजन एंड सोसाइटी का है। जाहिर है कि सोसाइटी के अंदर कल्चर भी है और रिलीजन खुद ही कल्चर का पार्ट है, तो हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि इस वक्त ज़रूरियात क्या हैं। ज़रूरत इस वक्त ये है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो बहुत सारे मज़ाहिब हैं और मज़ाहिब की जो प्रैक्टिसेस हैं वो किस सूरत से हैं और एक दूसरे के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। इन कॉमन एलिमेंट्स को हम तलाश करने की कोशिश करते हैं और हमारा बेस वही है ताकि एक दूसरे से हमारे ताल्लुकात और रिश्ते उस्तवार हो सकें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आज जो दुनिया मटीरियलिज्म की तरफ चली जा रही है, जिसको मादा परस्ती कहते हैं, इस मादा परस्ती से लोगों को दूसरी तरफ कैसे रग़बत दिलाई जा सकती है, इसके लिए भी बहुत सारे प्रपोज़ल आए हैं, जिसमें बहुत बड़ा प्रपोज़ल जो है वो इरफान का है, तसव्वुफ़ का है, कि उसकी दूसरी जगहों पर क्या सूरत हाल है और हिंदुस्तान में क्या सूरत हाल है। इसीलिए बहुत सारे ऐसी भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर भक्ति और सूफिज़म इन दोनों के कॉमन एजेंडे को देखा जाता है। यहाँ पर जो पैनल का डिस्कशन हुआ इसके अंदर भी इसको जोर देकर कहा गया है कि हम इन दोनों के एक इम्तिजाज से एक नया आज के माहौल को देखते हुए एक नया रास्ता पैदा करें कि जिससे सब चीज़ समझ में आने लगे। NCPOL एक ऐसा शोबा है कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में एक अखुवत का, भाईचारे का पैगाम जा रहा है। इसी के साथ साथ रिलीजन का जो पैनल है इसने बड़े अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर जो पैनल है मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर बहुत ही सेकुलर उसका अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रेडिशन को हम पेश कर रहे हैं। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को एक दूसरे का मज़हब समझना चाहिए। असल में हर एक मज़हब अलग अलग टाइम पे रिवील हुआ है और अल्लाह कहता है कि मैंने हर मज़हब को दुनिया में हर जगह मैंने किताब भेजी है, प्रॉफिट भेजा है। हम दूसरों के मज़हब को समझना हमको ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है। आजकल के ज़माने में सेंसिटिविटीज़ बढ़ गई हैं इंटरनेशनली, और वो सेंसिटिविटीज़ कैसे आप बदल सकते हो? तो वो बदली जा सकती है जब आप अपना मज़हब समझो और दूसरे का मज़हब भी समझो, उनके साथ भी आप एम्पैथी रखो। वो लोग भी अल्लाह के बंदे हैं और वो लोग, हम सब क्रिएशन में वी आर ऑल इक्वल्स इन क्रिएशन। हज़रत अली ने कहा है वी आर ऑल इक्वल्स इन क्रिएशन। और हम एक दूसरे को समझेंगे तो हार्मनी बनेगी, और हार्मनी बनने के लिए ये दुनिया बनी है। एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के लिए दुनिया नहीं बनी है, अल्लाह ने नहीं बनाया। गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्क दैट वी लुक and sympathize with other cultures and other religions and understand them also. मज़हब और सकाफत पैनल बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस पैनल के तहत होने वाले इशाअती काम के जरिए हर मज़हब और सकाफत को समझा जा सकेगा। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPOL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। काम रुकने का नहीं ए दिल नादां कोई, काम रुकने का नहीं ए दिल
ये शेर दाग दहलवी का है। इस शेर में उस्ताद दाग कहते हैं कि किसी के आने जाने से किसी का काम रुकता नहीं है, वक्ती दुश्वारियां जरूर आती हैं। ऐ गमे दिल तू परेशान ना हो, अगर चारागर ने मेरे गमों का इलाज नहीं किया तो मुझे यकीन है कि गैब से मेरे मसाइल का हल जरूर निकलेगा। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं शख्सियत की। सलाहियतें सहूलियात की मोहताज नहीं होती। जिनमें सलाहियतें होती हैं वो नामसाइद हालात में भी वो कारनामा अंजाम दे देते हैं कि देखने वाले उन पर रश्क करते हैं। नाजरीन, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की रुकन नुसरत मेहदी का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी तहरीरों से उर्दू क़ारीन को मुतासिर किया है। नुसरत मेहदी का शुमार मुल्क और बैरून मुल्क की अहम शायरा में होता है। अर्ज़ किया है कि इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। नुसरत मेहदी भोपाल की बूदोबाश का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन उनकी विलादत भोपाल नहीं बल्कि नगीना जिला बिजनौर में हुई थी। नुसरत मेहदी ने 1 मार्च 1965 में आँख खोली। इब्तदाई तालीम नगीना से ही हासिल की। इसके बाद ग्रेजुएशन की तालीम मेरठ यूनिवर्सिटी से हासिल की और बाकी तालीम के लिए उन्होंने भोपाल का रुख किया। अपनी इब्तदाई जिंदगी और तालीम के बारे में नुसरत मेहदी कुछ इस अंदाज में बताती हैं। मेरी जाए पैदाइश नगीना ज़िला बिजनौर नगीना में हुई है, उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी तहसील, लेकिन यकीनन बहुत ज़रख़ेज़। अदबी लिहाज से आप देखेंगे तो सबको पता है कि नगीना एक अच्छा शहर है अदब के हवाले से। वहाँ मेरी 1965 1 मार्च 1965 को मेरी पैदाइश की तारीख़ है। स्कूलिंग समझ लीजिए 12th तक वहीं हुई। उसके बाद फिर हम बाहर निकले और मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। क्योंकि तहसील थी और वहाँ पे लड़कियों के लिए कॉलेज का इंतज़ाम नहीं था, तो ज़ाहिर है तालीम का बहुत ज़बरदस्त था घर में माहौल। तो उसके लिए जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ा हमने रुख किया वहाँ का, और जो वालिदैन थे उन्होंने भेजा भी। तो मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से किया। इसी तरह से आगे यहीं से हमने आगे की पढ़ाई की। नुसरत मेहदी कहती हैं कि तालीम और अदब से रिश्ता घर के माहौल से होता है। उन्होंने भी जब आँख खोली तो उन्हें घर में एक अदबी माहौल मिला और इस अदबी माहौल से उन्हें अदब की जानिब जाने की एक तरगीब मिली। नुसरत मेहदी की दादी, चचा और बड़ी बहनें भी शायरा हैं। इससे उन्हें इब्तदाई तौर पर सीखने में बहुत मदद मिली। माहौल घर में ही बहुत अदबी था। दादी मेरी शायरा थी, 2 चचा हमारे शायर थे, अदीब थे। उसके बाद बहनें, जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी शायरी से सब जुड़ी हुई, और न सिर्फ शायरी से बल्कि कई असनाफ में घर में मुसलसल काम होता हुआ हमने देखा। अगर ये कहा जाए कि जब आँख खुली तो कान में अज़ान के बाद जो आवाज़ें पड़ी वो मीर अनीस और दबीर के सलाम मरसिए और उनसे ही वो सब हमारे कानों में आई। तो एक तरह से वो तमीज़ अदब की, शायरी की हमें बचपन से है, और उसी लाइन पे हमने काम करना शुरू किया। काम करना क्या शुरू किया, हमारे पास उस लाइन के अलावा कोई दूसरी लाइन थी ही नहीं कि अदब में ही हमें आगे जाना था, और यकीनन पसंदीदा सिन्फ शायरी थी। तो इसी में कुछ थोड़ी बहुत मेरा काम है। आमतौर पर लोग नुसरत मेहदी को उर्दू की शायरा के हवाले से जानते हैं, लेकिन नुसरत की पहली अदबी तख्लीक शायरी नहीं बल्कि कहानी थी। नुसरत मेहदी जब हाई स्कूल की तालिबा थी तब उन्होंने मैं क्या हूँ के नाम से अपनी एक कहानी लिखी, और इनकी ये कहानी नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से नश्र की गई थी।
इस कहानी की नशरियात के बाद नुसरत मेहदी को जो पजीराई मिली, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग थोड़ा बहुत अगर मुझे जानते तो शायरी के हवाले से ज़्यादा जानते हैं, जबकि मेरी जो पहली तख्लीक थी वो एक कहानी थी और रेडियो स्टेशन नजीबाबाद उस वक्त बना ही बना था। मैं स्कूल में थी और मेरी वो कहानी मैं क्या हूँ नाम से वहाँ से नशर हुई थी। मैंने ख़ुद पढ़ी थी जाके, 10th क्लास में मैं पढ़ती थी। तो शुरुआत मेरी कहानी से हुई है। उसके बाद फिर शायरी की तरफ हम बढ़े और शायरी में वही पहले टूटी फूटी शायरी हुई, फिर घर में ही लोगों को दिखाया, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो घर में ही इस्लाह होती चली गई। नुसरत मेहदी ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ एक कहानी से ज़रूर किया, लेकिन बाद में उन्होंने शायरी के मैदान में तबाज़माई शुरू की और यही शायरी मुल्क व बैरून मुल्क में उनकी शनाख्त बनी। मतला एक पेश कर रही हूँ कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी। मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी। वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्से मुख्तसर नहीं। वाह 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 वाह। अपने पहले शेर और इसके तेवर के बारे में नुसरत मेहदी कुछ इस अंदाज में बताती हैं। सन्नाटों के सीनों से तूफ़ान उठा देंगे, सन्नाटों के सीनों से तूफ़ान उठा देंगे, हम ऐसे समंदर हैं जो आग लगा देंगे। ये हमारा पहला शेर था, जो मेरी बड़ी बहन मीना नकवी साहिबा थी, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने कहा इसमें कुछ थोड़ा सा नरमी ले आओ, बहुत सख्त है। शायरी एहसास के दिली इजहार का नाम है, लेकिन एक ज़माने तक ख़वातीन अपने इस एहसास का इजहार छुप कर करती थीं या इसके लिए वो मर्दों का लहजा इख्तियार करती थीं। नुसरत मेहदी कहती हैं कि अब वक्त और हालात बहुत बदल चुके हैं। अब ख़वातीन अपने निसाई इजहार के लिए अपने ही लहजे में बात करती हैं और यही मुनफरिद लहजा उनकी शनाख्त भी है। उस वक्त ये होता था कि जैसे हमारी दादी और ये लोग करते थे, तो मैं ये देखती थी कि अपने जज्बात को छुपा के बात करते हैं। ख़ातून जो शायरी कर रही थी उस ज़माने में, तो वो ये था कि खुल के नहीं बात कर पाती थी वो। हालांकि हमेशा यही कहा जाता है कि डायरेक्ट शायरी अच्छी नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट मतलब ये होता था कि वो अपने जज्बात का इजहार भी नहीं कर पाती थी। वो दौर तो बीत गया था कि जब मर्दों के लहजे में बात करती थी, करती अपनी लहजे में थी, लेकिन जो अपने जज्बात का एक खुल के इजहार होना चाहिए वो नहीं कर पा रही थी। आज के दौर में हमारे किसी भी तरह का हमारे दिल में है जज्बा, हम उसका इजहार कर सकते हैं शायरी के ज़रिए, और उसका वेलकम हो रहा है, खैर मकदम हो रहा है। जैसे मेरा कि वो शेर है कि ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। तो ये उस ज़माने में कहने में लोग डरते थे, वो भी दबी हुई थी, शायरी भी दबी हुई थी। अब ज़रा खुल के लोग बात करने लगे। नुसरत मेहदी कहती हैं कि उर्दू को लेकर मुल्क में हालात बहुत तब्दील हो गए हैं और अब जो लोग उर्दू को लेकर मायूसी की बातें करते हैं वो उर्दू के हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं हैं। मुल्क की उर्दू अकेडमियों और कौमी कौंसिल के ज़रिए उर्दू के फ़रोग़ और नश्र व इशाअत के लिए जो काम किया जा रहा है वो बहुत अहम है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मायूसी की बातें जो कर रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि मैं अगर उर्दू एकेडमी में इस वक्त हूँ तो उर्दू एकेडमी में भी माहौल इतना अच्छा है, और कौन से बाईलॉज़ के मुताबिक देखिए, हमारे जो हैं आइन के मुताबिक देखिए कि क्या क्या उर्दू के लिए काम होने चाहिए, वो इस वक्त सब हो रहे हैं। सारी सरगर्मियाँ हम लोग कर पा रहे हैं। कौमी कौंसिल में भी मेरे ख़्याल से जो काम पहले नहीं हुए वो इस वक्त हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि हालात बेहतर हैं, और बाकी जो लोग इसमें मनफी जिनके ख़यालात हैं वो अपनी खुद कहेंगे। मैं तो हर मनफी उसमें से भी एक मस्बत पहलू निकाल लेती हूँ। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि इस वक्त काम करने को मिल रहा है, खूब मिल रहा है। नुसरत मेहदी का मानना है कि मौजूदा वक्त टेक्नोलॉजी का है और हमें भी अपनी ज़बान उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने इस सिमत में बहुत से इक़दाम किए हैं।
ان کی کوشش ہے کہ قومی کونسل کے اقدام سے اکیڈمی کو بھی جوڑا جائے۔ نصرت مہدی مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کی سیکریٹری اور قومی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ کونسل نے اس میں ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، انہوں نے پورا ایک سیل فون کے اوپر ڈیولپ کیا ہے پورا سافٹ ویئر، کہ جس میں اگر بچوں کو یہ ہے کہ کتابوں سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اگر وہ سافٹ ویئر پورا سمجھ لیں گے تو وہ جس ٹیکنیک میں آج جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں پڑھنا، تو وہ ٹیکنیک بھی قومی کونسل نے ڈیولپ کر لی ہے۔ تو میں ان کی اس پہل کا بہت خیر مقدم کرنا چاہتی ہوں، اور یقیناً اردو اکیڈمیز کو بھی اس کو لانا چاہیے۔ اور میں نے تو کوشش کی ہے کہ اگر کچھ یہاں ہمیں مدھیہ پردیش میں مل گیا، ایسا کچھ ہم یہاں بھی شروع کریں گے، یا ان سے ہی جڑ کے اکیڈمی کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے اس میں ڈالیں گے۔ بہت اچھا ڈیجیٹل انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کیا ہوا ہے، تو شروع کر رہے ہیں وہ، تو اس کا میں خیر مقدم کروں۔ نصرت مہدی ایک شاعرہ کے ساتھ افسانہ نگار اور محقق بھی ہیں۔ سایہ سایہ دھوپ، آب لاپا، میں بھی تو ہوں، گھرانے کو ہے کے نام قابل ذکر ہیں، جبکہ ان کی مرتب کردہ کتابوں میں 1857 اور انتخاب سخن کے نام قابل ذکر ہیں۔ نصرت مہدی مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے ساتھ اقبال مرکز سے بھی وابستہ ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ زبان کے زیادہ سے زیادہ نئے قاری پیدا کیے جائیں تاکہ اردو کا کارواں مستحکم انداز میں آگے بڑھ سکے۔ گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے گزرے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ بریک کے بعد اردو دنیا میں آپ کا دوبارہ استقبال کرتے ہیں، اور اب بات کریں گے فلموں میں اردو ادب کی۔ اردو زبان کی ترسیل میں فلمی نغموں کا بڑا اہم کردار رہا۔ کئی بڑے شعراء کا کلام ساز و آواز کی بندشوں میں ڈھل کر شائقین کے دلوں میں امنگ اور ترنگ پیدا کرتا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مشہور و معروف موسیقار نوشاد صاحب نے کئی بڑے شعراء کے کلام کو سروں میں ڈھال کر موسیقی کے شائقین تک پہنچایا۔ مرزا غالب، ساحر لدھیانوی، جانثار اختر اور شکیل ودایونی جیسے شعراء کا کلام نوشاد صاحب کی موسیقی کے ذریعے آج بھی شائقین کے دلوں پر سحر کا اثر کر دیتا ہے۔ گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے گزرے ہیں، آج عشق میں ہم اس مقام سے، نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے گزرے ہیں۔ ہم کو نہ یہ گمان تھا او سنگ دل صنم، راہ وفا سے تیرے بہک جائیں گے قدم،
چھلکے گا زہر بھی تیری آنکھوں کے جام سے، گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے گزرے ہیں۔ اس نغمے میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ ہیں گمان اور سنگ دل۔ گمان کے معنی ہیں خیال، جبکہ سنگ دل کے معنی ہیں بے رحم۔ کہ ہائے دل تیرا بھی سامنا ہو کبھی غم کی شام سے گزرے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو پیار میں رو کر گزار دیں، پرچھائی بھی ہو تیری تو ٹھوکر پہ مار دیں۔ واقف ہیں ہم بھی خوب ہر ایک انتقام سے، گزرے ہیں